हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो फ्रेंड्स सेशन हमारे देखने वाले हैं वो है आपका 10 जनवरी 2022 का जो सीटेट का ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था फ्रेंड्स ना, वो हम लोग देखने वाले हैं। फ्रेंड्स देखिए 9 जनवरी को अब देखिए हम लोगों ने 1 से लेकर 8 जनवरी तक कंप्लीट कर लिया है। रही बात 9 जनवरी की, तो उस दिन आपका एग्ज़ाम नहीं था, ठीक है। और रही बात 10 जनवरी को, तो उसमें हम लोग आज लोग देखने वाले हैं टेट का CDP फ्रेंड्स, ठीक है। क्या देखने वाले हैं? CDP सेशन देखने वाले हैं। टोटल हम लोग 30 क्वेश्चन देखेंगे, जैसा कि हर बार हम लोग डिस्कशन करते हैं 30 क्वेश्चन की, वैसे ही हम लोग इसमें पूरा फुल सेशन देखने वाले हैं। ये देख लीजिएगा, जो भी आपका ऑनलाइन मोड पे एग्जाम हुआ था 30 क्वेश्चन आए थे आपके, किस में आए थे? तो वो CDP में पूछे गए थे फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, तो आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए। देखिए फ्रेंड्स, कुछ जो चीज़ें इंग्लिश में बताने वाली रहेंगी हम लोग इंग्लिश में भी बताएंगे, जो हिंदी में रहेंगी वो हिंदी में बताएंगे, ठीक है। और फ्रेंड्स हम आपको साथ साथ में पॉजिटिव निगेटिव क्या होता है, प्लस साथ ही साथ ट्रिक्स भी बताएंगे फ्रेंड्स, जो जिसके लायक होंगी, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है फ्रेंड्स? देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको ऑन स्क्रीन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए बच्चों, फ्रेंड्स ऐसा आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, हमेशा 2 से 3 1-2 पॉइंट्स कुछ होते हैं जो हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि इसमें नहीं आ गया फ्रेंड्स, अब हमको इसका रिप्लाई किस में देना है? हमेशा निगेटिव में देना है फ्रेंड्स, ठीक है। निगेटिव वाला ऑलवेज राइट होगा इसमें, क्यों? क्योंकि उसने हमसे निगेटिव पूछ रखा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब कि जो निगेटिव होगा वो सही होगा, जो पॉजिटिव वो होगा वो इसके लिए गलत होगा। बट फ्रेंड्स आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। चलिए फिर देख लेते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। कह रहा है कि फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि विकास क्रमबद्ध व व्यवस्थित होता है। देखिए बच्चों, विकास क्या होता है? क्रमबद्ध व व्यवस्थित होता है। ये बात एकदम रियल है, सही है, ठीक है। बट क्या है, क्वेश्चन में हमें निगेटिव पे जाना है, ठीक है। ये पॉजिटिव है हमारा, हमको निगेटिव सही करना है। विकास केवल, देखिए बच्चों, कभी भी केवल, ओनली, सिर्फ, ये सारे वर्ड आ जाते हैं ना, तो वो हमेशा निगेटिव शो करते हैं। ये केवल वर्ड आ गया और हम लोग हमेशा केवल में केवल कनेक्शन काट देते हैं। ये आपका निगेटिव है, बस आपको आपका आंसर मिल गया है। सेकंड क्वेश्चन आपका राइट हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये आपका राइट हो गया, 2 नंबर, ठीक है। चलिए फिर इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। भाषा अर्जन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा चरण संवेदनशील है? अब आपको बताना है कि कौन सा चरण जो है संवेदनशील है। अगर आपको संवेदनशील नहीं पता है बच्चों, तो उसको क्या कहते हैं? विच फॉलोइंग इज सेंसिटिव पीरियड, ठीक है। सेंसिटिव पीरियड ऑफ एक्वायरिंग लैंग्वेज, ठीक है बच्चों। भाषा से अर्जन के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा चरण संवेदनशील है? आपका सेकंड क्वेश्चन बताइएगा कौन सा राइट आंसर होने वाला है। देखिए बच्चों, इसमें कौन सा चरण संवेदनशील है, तो इसमें देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, प्रारंभिक बाल्यावस्था। अब हम आपको कुछ चीज़ें बता रहे हैं। देखिए बच्चों, कभी भी बालक की अवस्थाएं पूछी जाएँ, तो अकॉर्डिंग टू रॉस, किसके अकॉर्डिंग टू रॉस के अनुसार कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो 4 अवस्थाएं होती हैं। फर्स्ट कौन सा है? शैशवावस्था है, फिर बाल्यावस्था है, फिर किशोरावस्था है, देन आफ्टर प्रौढ़ावस्था है, ठीक है। अगर नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाए कि मानव विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो आपकी हो जाएंगी 6 अवस्थाएं। उसमें से एक आपका जुड़ जाएगा गर्भावस्था, एंड लास्ट में जुड़ जाएगा वृद्धावस्था, ठीक है। ये आपका हो गया। चलिए फिर देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि डैश डैश करके और बच्चों के सामाजिकरण के द्वितीयक कारक हैं। देखिए बच्चों, हमने आपको प्राइमरी एंड सेकेंडरी के बारे में बताया था। देखिए एक बार और देखिए, जितनी बार क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, हम आपको उतनी बार बताएंगे। प्राइमरी में देखिए बच्चों, आपका क्या आता है? माता पिता, पेरेंट्स, घर परिवार आता है। सेकेंडरी में क्या होता है? सेकेंडरी जानकारी हमें जहाँ से मिलती हैं, बाहर से जो भी जानकारियाँ मिलती हैं फ्रेंड, वो होती हैं सेकेंडरी। जो घर के अंदर से हम लोगों को जो भी जानकारियाँ मिलती हैं, वो होते हैं प्राइमरी, प्राथमिक, ठीक है। देखिए घर में कौन रहता है? मम्मी पापा से काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। घर में जितने लोग हैं उनसे जो भी चीज़ें सीखने को मिलती है, उसको प्राइमरी करते हैं। सेकेंडरी किसे कहते हैं? जो हम लोग स्कूल विद्यालय जाते हैं, वहाँ से जो चीज़ सीखते हैं, उसको द्वितीयक बोलते हैं, सेकेंडरी बोलते हैं। या जैसे कि टेलीविज़न से कोई जानकारी प्राप्त हो रही है, तो सेकेंडरी में आता है बच्चों, ठीक है। तो आपको क्या बताना है? आपको सेकेंडरी ही बताना है। तो हमने अभी बात की घर परिवार की बात, तो किस में हो जाएगी? तो प्राइमरी में हो जाएगा। बात की गई सेकेंडरी की। और फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? देखिए, और इसमें देखिए अभिभावक का मतलब पेरेंट्स, माता पिता, ये प्राइमरी में आते हैं। स्कूल, और देखिए ये इसमें क्या आ गया? इसमें भी परिवार आ गया, तो इसमें क्या हो जाएगा? ये भी आपका प्राइमरी में आ जाएगा। इसमें देखिए स्कूल, अभी हमने आपको बताया, जो स्कूल वगैरह हम लोग जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, वो सेकेंडरी होता है। और धर्म की बात की गई है, ये क्या होता है बच्चों? सेकेंडरी में आपका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपका देखिए बच्चों, अगर आपको चीज़ें नहीं आती ना, तो चीज़ों को एलिमिनेट करना सीखिए, तब भी आप आंसर तक सटीक पहुँच सकते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं फिर आपका कौन सा 4th नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है। कौन सा 4 नंबर क्वेश्चन है? अकॉर्डिंग टू
बात की गई जीन पियाजे की। जीन पियाजे के ने कौन सा विकास का बताया था, तो संज्ञानात्मक विकास के बारे में उन्होंने बताया था। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार बच्चे संरक्षण किस अवस्था में कर पाते हैं, कौन सी अवस्था होती है, इन्होंने कितनी अवस्थाएं बताई, इनका जन्म कहाँ हुआ, कब इनकी डेथ हुई, कब इनका बर्थ हुआ, सब कुछ जानेंगे। देखिए बच्चों, जीन पियाजे ने जो है संज्ञानात्मक विकास बताया था, या फिर अगर संज्ञानात्मक विकास या फिर आप ज्ञानात्मक विकास भी कह सकते हैं। ये कहाँ के निवासी थे, तो ये स्विट्जरलैंड के निवासी थे। इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 1896 में। इनकी डेथ कब हुई थी, तो हुई थी 1980 ईस्वी में। इन्होंने कितनी अवस्थाएं बताई थी ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक विकास की, तो 4 अवस्थाएं बताई थी। ठीक है, 4 अवस्थाएं बताई थी। फर्स्ट आपका बताया था सेंसरी मोटर स्टेज, सेकंड बताया था आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड बताया था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, एंड देन आफ्टर फोर्थ बताया था फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बच्चों। ठीक है, ये इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी। अब आपको बताना है कि इनके अनुसार जब बच्चे किस अवस्था में संरक्षण कर पाते हैं, मतलब कि संरक्षण समझ रहे हैं, मतलब वो अपने आप को सेव कर पाते हैं, सुरक्षित कर पाते हैं, महसूस करते हैं। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बच्चों। ठीक है, देखिए फर्स्ट आपका हिंदी में बात की जाए तो संवेदी पेशी अवस्थाएं होती है। ठीक है, इसमें अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, इंद्रियों से रिलेटेड जो भी होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आपकी सेकंड स्टेज होती है, इसमें देखिए देखना सुनने से रिलेटेड क्रियाएं होती हैं। और देन आफ्टर आपका तीसरा आता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, इसमें तुलना की जाती है, बच्चे आपस में तुलना करते हैं। एंड फिर आपका आता है फिर आपका बच्चों क्या आता है, फिर आपका आता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। ठीक है, ये आपकी 4 अवस्थाएं हिंदी में हो गई। चलिए फिर देख लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन आपका ऑन स्क्रीन कह रहा है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों को पढ़ाते हुए एक शिक्षिका को, एक टीचर को क्या नहीं करना चाहिए। देखिए अभी हमने बात की ये आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये सब किस में है, मूर्त अमूर्त जीन पियाजे से रिलेटेड है। ठीक है, अभी हमने आपको बताया। अब आपको बताना है एक टीचर को पढ़ाते समय क्या नहीं करना चाहिए, मतलब कि आपको आंसर निगेटिव में देना है। वर्गीकरण के मौके देना चाहिए, बिल्कुल देने चाहिए बच्चों। ठीक, ये आपका क्या है, पॉजिटिव पॉइंट है। ऐसी समस्याएं देना जिनसे अमूर्तता की आवश्यकता हो बच्चों, ये आपका क्या है, निगेटिव शो कर रहा है। ऐसी समस्याएं, बच्चों को समस्याएं हम लोग सॉल्व करवाते हैं, बल्कि समस्याएं हम लोग देते नहीं है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर देख लेते हैं आपका 5 नंबर क्वेश्चन तो कंप्लीट हो ही गया है। 6 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है कि 4 से 5 साल की उम्र के बच्चे अक्सर अपने आप से बातचीत करते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार यह वाक क्या 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 करता है बच्चों, क्या मदद करता है, क्या करता है, आपको बताना है। जो 4 से 5 साल के उम्र के जो अक्सर बच्चे आपस में बातचीत करते हैं, आपने देखा होगा जो 4-5 साल का बेबी होता है वो आपस में पता नहीं क्या बतियाता रहता है, समझ में नहीं आता। तो अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की के अनुसार वह जो बातचीत होती है उसी के खुद से की जाती है, वह आखिर क्या करता है। तो बच्चों इसमें से राइट आंसर आपका हो जाएगा 4 नंबर, उनकी अपनी सोच नियमित करने में मदद करता है। जो उनकी थिंकिंग होती है, उनकी जो अपनी सोच होती है, उसको नियमित करने में वह मदद करता है। ठीक है, चलिए फिर देख लेते हैं आपका 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसने जोर दिया कि व्यक्तिगत विकास को सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बिना नहीं समझा जाता। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, निम्न में किसने जोर दिया कि व्यक्तिगत विकास को सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बिना नहीं समझा जाता। किसके बिना नहीं समझा जा सकता है, व्यक्तिगत विकास और सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बिना। तो बच्चों इसमें राइट आंसर हो जाएगा लेव वाइगोत्स्की। देखिए बच्चों कभी भी सामाजिक या सांस्कृतिक वर्ड आ जाए ना, तो आपको किस पे जाना, देखिए जेडपीडी का भी इन्होंने ही बताया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, जेडपीडी भी इन्होंने ही बताया था लेव वाइगोत्स्की ने। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। आपका 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लॉरेंस कोहलबर्ग, देखिए बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया। लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित इन्होंने क्या बताया था, नैतिक विकास बताया था। नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क देते हैं कि केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही क्या गलत। आपको बताना है लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो आपका नैतिक विकास का सिद्धांत दिया वह किस स्तर पर बताया था इन्होंने। तो इसमें से आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं बच्चों, इसमें से क्या होने वाला है बच्चों। इसमें से बात की जाए तो फर्स्ट ऑप्शन है आज्ञा पालन और दंड अभिविन्यास, ये नहीं होता है। ठीक है, दंड की बात नहीं की गई है। एक अच्छे लड़की की इन्होंने बात नहीं की थी, वो बात किसने की थी, वो बात वाइगोत्स्की ने की थी। आधिकारिकता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, तो इसमें राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, राइट आंसर 3 ही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका, आधिकारिकता
एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था का भी मतलब विन्यास इन्होंने बताया था। ठीक है, चलिए अब हम आपको कुछ और चीज़ें बताते हैं, जैसे कि किसने क्या सिद्धांत बताया था। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास, सिगमंड फ्रायड ने मनोलैंगिक विकास, चॉम्स्की ने भाषा विकास, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास, एंड अगर बात करें एल थॉर्नडाइक की तो उन्होंने बताया था उद्दीपक एवं अनुक्रिया और प्रयास एवं त्रुटि भी बताई थी। कोहलर ने सूझ व अंतर्दृष्टि बताई थी। ठीक है, अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम बताया था, एंड थॉर्नडाइक ने क्या बताया था, और बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत भी बताया था। पावलोव ने संबंध प्रतिक्रिया बताई थी बच्चों। ठीक है, तो ये सारी कुछ चीज़ें थी जो आपको पता होनी चाहिए। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आपका दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा प्रतिपादित तार्किक गणितीय बुद्धि का आलेख करती है। तो बच्चों इसमें से राइट आंसर आपका क्या होने वाला है, बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या है जो हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा प्रतिपादित तार्किक गणितीय मतलब क्या आ गया, तार्किक गणितीय बुद्धि का आलेख करती है। तो इसमें से राइट आंसर क्या होने वाला है, तो बच्चों राइट आंसर हो जाएगा समस्याओं को तर्कपूर्ण तरीके से विश्लेषण करने व मसलों की वैज्ञानिक दृष्टि से विवेचन करने की क्षमता आपकी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10 नंबर क्या कह रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम। देखिए एक प्रगतिशील कक्षा है मतलब कि उसमें प्रगति हो रही है, बच्चे पर डे नया कुछ सीख रहे हैं, उसको बोलते हैं प्रगतिशील कक्षा में। अधिगम का मतलब तो लर्न, क्या सीखना क्या होता है। तो बच्चों इसमें क्या होगा, अंतःक्रिया व संवाद के द्वारा होता है। देखिए बच्चों क्या होता है, एक प्रगतिशील कक्षा क्या होती है, ये नहीं कि टीचर अपनी बात कह रहा है, बच्चे समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। देखिए बच्चों सीखना क्या होता है, जब आपस में बातचीत होती है, डिस्कशन होता है, जैसे ग्रुप डिस्कशन होता है, तब बच्चे सीखते हैं। और उसको ही क्या होता है, जब टीचर कुछ पूछता है, बच्चे कुछ बताते हैं, मतलब टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में जब संवाद बच्चों होता है ना, जो डिस्कशन होता है ना, सबसे बेस्ट तरीका होता है प्रगति करने का। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं, प्रगतिशील कक्षा बोलते हैं। ठीक है, चलिए फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 नंबर क्या कह रहा है। 11 नंबर कह रहा है कि एक कथन आपको दे रखा है, फिर तर्क दे रखा है। कथन है कि गणित के शिक्षकों को लड़कियों से कक्षा में बहुत कम अपेक्षा रखनी चाहिए। ये कैसी बात है, ये तो गलत चीज़ है बच्चों, ये तो आपका क्या है, गलत है, एकदम गलत है। गणित के शिक्षकों को लड़कियों से कक्षा में बहुत कम अपेक्षा करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए भाई, लड़कियां क्या पढ़ना नहीं जानती हैं क्या, जो लड़कियां मैथ में वीक होंगी। ये तो यही शो कर रहा है कि लड़कियां हमेशा मैथ में वीक होती हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है, गलत है आपका कथन। तर्क कह रहा है कि लड़कियों में गणित को समझने की आनुवंशिक क्षमता नहीं होती। ये भगवान, ये किसने कह दिया, एकदम दोनों गलत हैं बच्चों। ठीक है, एग्जैक्टली आप कह सकते हैं कि क्या है आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा, दोनों के दोनों आपका गलत है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति। देखिए बच्चों ऐसा कोई भी सेट नहीं गया था जिसमें आपका एनईपी से न्यू एजुकेशन पॉलिसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से सवाल ना पूछे गए हो। इसमें भी आपके आए हैं, हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो कह रहा है किस पर बल देती है 2020, किस पर बल देती है बच्चों, ये आपकी बल देती है एक भाषावाद पे बल देती है। ठीक है, ये 2020 आपका, सॉरी ये नंबर आपका क्या था, 12 क्वेश्चन था बच्चों। ये आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा बहुभाषिता, मतलब एक से अधिक भाषाओं पर बल देती थी। जैसे जैसे कि वो हो गया, एक तो आपकी जो भी मातृभाषा है, आप चाहे ईस्टर्न से हो, वेस्टर्न से हो, इंडिया के किसी भी कोने से, वहाँ की जो अपनी मदर टंग होगी, लैंग्वेज होगी, पहली बात तो उसमें मातृभाषा में आपको पढ़ाई करवाई जाएगी। ठीक है, देन आफ्टर आप कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हैं। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि यूपी वगैरह इधर ईस्ट साइड में क्या होगा, हिंदी भी सीखते हैं, इंग्लिश भी सीखते हैं, मैथ भी सीखते हैं, कई चीज़ें सीखते हैं ना बच्चों। ठीक है, हमको हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, तो एक से ज़्यादा चीज़ें आती है ना, तो क्या हो गया आपका बहुभाषिता हो गया बच्चों। ठीक है, चलिए फिर देख लेते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है कि मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। तो मूल्यांकन का बच्चों इसमें क्या उद्देश्य हो जाएगा, आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो बच्चों अगर बात की जाए तो मूल्यांकन का उद्देश्य जो है, किसी की कॉपी जांचना, उसका मूल्यांकन करना, उसका उद्देश्य होता है अधिगमकर्ताओं को सीखने की प्रक्रिया में मदद करने के तरीके खोजना बच्चों। ठीक है, ये चीज़ होता है। देखिए क्या होता है, असफलता का डर ये नहीं कि हम फेल हो जाएंगे, ये कुछ नहीं, बुरे प्रदर्शन की बच्चों को शर्मिंदा करना, इसका मतलब ये भी नहीं होता है। तुलना भी नहीं की जाती एक दूसरे बच्चे से। ठीक है, वो बात अलग की है, हम लोग वो रिजल्ट जो आता है तो पता चलता है कि हाँ कौन फर्स्ट सेकंड ये वो आया, बट बच्चों अकॉर्डिंग टू सीटेट का जो आपका आंसर ये हाँ एक बात और आपको बता दें बच्चों, जितने भी हम आंसर की बात कर रहे हैं ना, ये सब सीटेट की ऑफिशियली आंसर की बात कर रहे हैं। ठीक है,
देखिए बच्चों, क्या होता है ना, जो आप लोग इसमें आंसर देते हैं और रियल लाइफ में काफ़ी डिफरेंस होता है। ठीक है, पढ़ाई करने के जो आपके इसमें क्वेश्चंस पूछने के जो आंसर होते हैं और जो आपके रियल लाइफ में क्लास में जो तरीके होते हैं ना बच्चों, बहुत ही डिफरेंस हैं। ठीक है, यहाँ तक कि आप जो देखा जाए, अगर हम नॉर्मली बात करें तो तुलना आजकल की जाती है, वो बच्चा अच्छा पढ़ने में है, रिजल्ट भी आता है तो उसमें भी बताया जाता है टॉपर फर्स्ट सेकंड कौन है। ठीक है, ये सारी चीज़ें ठीक है, बट क्या है ना कि ये गलत आपका ऑप्शन होगा सीटेट के। अगर आप उसमें जाएंगे पेपर देंगे तो गलत होगा बच्चों। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या है, जो हम लोग का रिजल्ट है उसके अकॉर्डिंग क्या है, सीटेट के अकॉर्डिंग है कि अभिगमकर्ताओं को सीखने की प्रक्रिया में मदद करने के तरीके खोजना है। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है। समालोचनात्मक सोच वो होता है क्रिएटिविटी थिंकिंग बच्चों। ठीक है, जिसमें डायरेक्ट आंसर ना निकल के कुछ आपको टेक्निकल, आपको माइंड लगा के उसका तब आंसर देना बच्चों। ठीक है, वो चीज़ होती है। तो उसमें क्या होगा, इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सौर प्रणाली का आरेख बनाओ। देखिए सौर प्रणाली आप जानते हैं, आप डायरेक्ट जो है डायग्राम से पूरा बना सकते हैं। ठीक है, इसमें तो डायरेक्ट आंसर आ रहा है। अगर आपको इससे इससे गुणा करने को कहा जाए तो आप गुणा कर देंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, तो बच्चों इसका भी डायरेक्ट आंसर है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, इसका डायरेक्ट आंसर है। वो बात अलग है आपको पता है या नहीं पता, इससे मतलब नहीं है, बस इसका एग्जैक्टली कुछ ना कुछ आंसर है ना, हाँ है, तो ये भी नहीं होगा। तो शहरीकरण और वैश्वीकरण के विभिन्न सामाजिक आर्थिक स्तर के लोगों पर अलग अलग प्रभावों का विश्लेषण करें, बस यही चीज़ है। इसमें आपको अपनी थिंकिंग बच्चों बतानी है। ठीक है, आप क्या करेंगे, सामाजिक आर्थिक स्तर के लोगों पर अलग अलग प्रभाव का विश्लेषण करेंगे, तो अपने माइंड से करेंगे, अपने थिंकिंग से करेंगे, समाज में क्या चल रहा है, तो आपको अपने खुद से ये सारी चीज़ें करनी बच्चों, बस यही है आपके क्रिएटिविटी थिंकिंग, यही कहलाती है। ठीक है, चलिए फिर देख लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहना है, कह रहा है कि अधिगमकर्ताओं की व्यक्तित्व विभिन्नताओं को ध्यान में रखने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। एक शिक्षिका को फ्रेंड्स क्या करना चाहिए, राइट आंसर जल्दी से बताइएगा। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 हो जाएगा, अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों को शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन की बात कर लिया तो एक समावेशी कक्षा में, अब आपको बताना है कि एक समावेशी कक्षा एक इंक्लूसिव क्लास में बच्चों क्या होता है या क्या नहीं होता है बच्चों, आपको बताना है। तो एक समावेशी कक्षा में देखिए आपका आंसर पॉजिटिव में ही जाना चाहिए बच्चों। ठीक है, बट बात कर ली गई निष्क्रिय, निष्क्रिय वर्ड कैसा है आपका, निगेटिव है, ये आपको अब नहीं हो सकता है। विद्यार्थी सफलतापूर्ण तरीके से बढ़ते और विकसित होते हैं, एग्जैक्टली एकदम सही बात है, इसमें कुछ भी निगेटिव वर्ड नहीं है, सारे के सारे सभी पॉजिटिव वर्ड हैं। विकास भी है, बढ़ता हुआ क्रम भी है, तरीका अच्छा सफलपूर्ण तरीका है। तो आपका राइट आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसमें देखिए निगेटिव वर्ड भेदभाव आ गया। ठीक है, दम पर ही, दम पर ही का मतलब ये फोर्स कर रहा है, अगर ही नहीं होता तो एक बार सोचा जाता बाधाओं, बट इसमें ओनली उसमें क्या कर रहा है, दम पर ही मतलब कि एक चीज़ पे वो फोकस कर रहा है, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है कि आर्थिक रूप से कमजोर, मतलब कि ईडब्ल्यूएस की बात की गई है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के खंड 12 के द्वारा निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश की गई है। तो आपको बताना है कि किसकी सिफारिश की गई है। देखिए बच्चों, कभी भी केवल आ जाता है तो हम लोग केवल कनेक्शन काट देते हैं, केवल आ गया, केवल कनेक्शन हमने काट दिया काट दिया ना। उनके लिए अलग विद्यालय, भाई अलग विद्यालय किसके लिए होता है भाई, अलग विद्यालय किसी के लिए नहीं होता है, अलग विद्यालय सभी के लिए सेम होता है, चाहे वो कैसे भी बच्चे हों बच्चों। ठीक है, चाहे वो बहुत ही रिच फैमिली के हों, चाहे लोअर फैमिली के हो, चाहे मीडियम फैमिली के हो, सभी के लिए कोई अलग अलग विद्यालय नहीं बनाए जाते हैं। सभी बच्चे समान एक ही क्लास में बैठ के पढ़ सकते हैं बच्चों, एक ही बेंच पे। ठीक है, तो अलग किसी के लिए विद्यालय नहीं बनता है। ठीक है, इवन जो डिसेबिलिटी वाले बच्चे होते हैं वो भी साथ में पढ़ाई करते हैं। ठीक है, निजी विद्यालयों में आरक्षण बच्चों। ठीक है, ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ईडब्ल्यूएस में क्या है, आरक्षण की तो बात की गई है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से अधिगम अक्षमता गणती है। देखिए बच्चों, कभी भी अधिगम अक्षमता आ जाए तो आपको देखना है कि आगे क्या लिखा है, गणती लिखा है मतलब आपको मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। मैथ में क्या होता है, कैलकुलेटर का यूज होता है कि नहीं होता है, होता है, तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर देख लेते हैं आपका 19
नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विविध शिक्षण, विविध का मतलब मैनी प्रकार का जो शिक्षण है, आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। आपका आंसर किस में जाना चाहिए, पॉजिटिव में जाना चाहिए। बैठने की निश्चित व्यवस्था, निश्चित व्यवस्था नहीं होती, अनिश्चित व्यवस्था। लचीला पाठ्यक्रम, एग्जैक्टली लचीला पाठ्यक्रम आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी रणनीति है। अब आपको बताना है कि कौन सी ऐसी है प्रभावी रणनीति है बच्चों। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हाँ आपका पॉजिटिव में ही जाएगा बच्चों, ठीक है, समझ रहे हैं। आंसर किस में जाएगा, तो आंसर आपका पॉजिटिव में ही जाएगा। उस बहुत ही का यूज जहाँ पे हो जाता है ना बच्चों, राइट आंसर बिल्कुल नहीं होता है। उन्हें चुनौतीपूर्ण और उच्च क्रम के कार्य सौंपें। देखिए प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने में कौन सी एक प्रभावी, देखिए जो बच्चे मल्टी टैलेंटेड हैं उनको क्या होता है, उन्हें चुनौतीपूर्ण और उच्च क्रम के कार्य सौंपे जाने चाहिए। क्यों, क्योंकि वो हर काम को तो आसान बना देते हैं। कितना भी आप मैथ का हाई लेवल वाला क्वेश्चन दे दीजिएगा ना, वो बहुत ही ईजी तरीके से उसको सॉल्व कर देंगे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका कम उम्मीदें दे रखा है, गलत चीज़ है। जानकारी को समझने के लिए अतिरिक्त समय नहीं दिया जाता है, ठीक है। सभी को समान टाइम समान समय दिया जाता है। देख लेते हैं 21 नंबर 1 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए। किसको, विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करते समय। अधिगम का मतलब क्या हो गया, सीखने के समय को सुसाध्य करते समय शिक्षक एक टीचर को किस रणनीति से बचना चाहिए, मतलब निगेटिव आपको बताना है बच्चों, ठीक है। क्योंकि निगेटिव से बचना है हमें, पॉजिटिव से थोड़ी ना बचना तो निगेटिव से है ना। तो आपका राइट आंसर निगेटिव में जाएगा बच्चों, ठीक है। संकल्प मानचित्रण सही है, खोजिए गम सही है, सहज अनुमान लगाना बिल्कुल पॉजिटिव है। निष्क्रिय नकल, ये देखिए नकल क्या होता है बच्चों, निगेटिव होता है और हमें इस नकल से ही बचना चाहिए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 22 नंबर आपका कह रहा है कि अर्थपूर्ण अधिगम को सुसात करते हुए अर्थपूर्ण अधिगम को सुसात करते हुए सूचना प्रसंस्करण का निम्नलिखित से कौन सा तत्व सहायक है। अब आपको बताना है कि कौन सा तत्व सहायक, मतलब अब इसमें आपको पॉजिटिव में बताना है बच्चों। गैर आपका क्या होता है, निगेटिव होता है, गलत हो गया। उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुबंध बच्चों, ये इसमें नहीं जाएगा। रटन विद्या बिल्कुल नहीं काम करेंगे। विस्तारण आपका राइट आंसर बच्चों हो जाएगा, ठीक है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक नया विषय पढ़ाते शुरू करने से पहले एक टीचर के लिए क्या जानना बहुत महत्वपूर्ण है। एक कोई टीचर आए हैं क्लास में, तो एक कोई नया टॉपिक पढ़ा रहे हैं, नया सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू कर रहे हैं, तो एक टीचर के लिए क्या जानना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। एक क्लास में टीचर को क्या जानना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका 23 नंबर क्वेश्चन। तो बच्चों इसमें राइट आंसर आपका क्या होने वाला है, देखिए एक टीचर आए, उन्होंने वो कोई नया सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, वो सब्जेक्ट कोई पढ़े कुछ और पढ़ाते हैं, बट क्या हुआ टीचर नहीं आए तो वो नया सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। तो उनके लिए क्या जानना जरूरी कि बच्चे पहले से क्या जानते हैं एग्जैक्टली। सामान्य भ्रांतियाँ क्या हैं वो भी जानना चाहिए। विषय सीखने के लिए पूर्वापेक्षाएँ क्या हैं, ये भी सही है। और विद्यार्थियों की पसंदीदा अधिगम शैली क्या है। अधिगम शैली का मतलब समझ रहे हैं, वो बच्चे किस लैंग्वेज में किस भाषा में पढ़ना चाह रहे हैं, वो भी बात जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसमें से ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसमें से फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 4 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। 4 नंबर आपका एग्जैक्टली राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर देख लेते हैं बच्चों, 23 तक कंप्लीट हो चुका है। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है कि सीखने के लिए संरचनात्मक उपागम के द्वारा निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अब आपको बताना है, जो देखिए संरचनात्मक क्या हो गया आपका, क्रिएटिविटी हो गया। देखिए ये यहाँ पे आप लोग जा सकते हैं, एंड क्रिएटिविटी क्या इसको क्या बोलते हैं बच्चों, कंस्ट्रक्टिविस्ट, ठीक है, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच बोलते हैं फॉर लर्निंग, ठीक है। तो आपको बताना है कि सीखने के लिए संरचनात्मक उपागम के निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा देना चाहिए, मतलब आपको पॉजिटिव में जाना है बच्चों, ठीक है। तो पॉजिटिव में आपका क्या हो, प्रतिपादक शिक्षण ये आपका नहीं होता है। पूछताछ आधारित
आधारित शिक्षा, यही आपका हो जाएगा बच्चों। ठीक है, शिक्षण की व्याख्यान विद गलत है, रटन विद्या आपका राइट आंसर नहीं है बच्चों। ठीक है, रटन विद्या भी आपका गलत है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। क्या करेंगे, एक टीचर को विद्यार्थियों से उनकी स्वयं की चिंतन प्रक्रियाओं के बारे में सोचने के लिए कह रही है, वह विद्यार्थियों के बीच किस तरह के कौशल विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। अब आपको बताना है टीचर की एक्टिविटी जो है बच्चों, ये किस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कह रही हैं। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या होने वाला है, जल्दी से बताइएगा। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा अधिसंज्ञानात्मक। ठीक है, इंग्लिश में बात कर ली जाए तो आपका हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा आपका मेटाकॉग्निटिव। ठीक है, मेटाकॉग्निटिव हो जाएगा। चलिए 25 कंप्लीट हो गया। 26 नंबर कह रहा है, 26 नंबर है कि अक्षरों की एक लंबी श्रृंखला को यादगार और सार्थक भागों में समूहित करके याद करने की रणनीति क्या है। देखिए, एक लंबी श्रृंखला है, जैसे कि 10 बार आपका आधार कार्ड का नंबर जैसे 12 डिजिट का होता है वो याद करना, या एक मोबाइल नंबर मान लीजिए याद करना है आपको। ठीक है, तो आप 2-2 नंबर करके याद करते हैं, या 4-4 नंबर या 3-3 नंबर, जैसे आपको याद हो जाए। ठीक है, वैसे याद करना। तो वो याद करने का वो जो सामूहिक तरीका, मतलब समूह बना के 2-2 या 3-3 का याद करते हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है बच्चों, वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है खंडीकरण। क्यों, क्योंकि आपने इस 10 नंबर के डिजिट को आपने कई खंडों में विभाजित कर दिया, आपने कई खंडों में, उसको बोलते हैं खंडीकरण। ठीक है, चलिए देख लेते हैं फिर 26 कंप्लीट। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नया स्पष्टीकरण तैयार करना, कोई नया स्पष्टीकरण तैयार करना, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पहले सीखे गए नियमों के सरल अनुप्रयोग से परे जाना और परिणामों का मूल्यांकन करना, निम्न में से किसके महत्वपूर्ण भाग हैं। अब आपको बताना है ये सारी चीज़ें किसके महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस के भाग हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या होने वाला है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका समस्या समाधान के भाग हैं। ठीक है, चलिए फिर देख लेते हैं 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कथन, आपका अभिकथन दे रखा है कि शिक्षकों को किसी संप्रत्यय से संदर्भित विद्यार्थियों के द्वारा ग्रहण भ्रांतियों और वैकल्पिक अवधारणाओं की उपेक्षा करनी चाहिए। कारण क्या है, भ्रांतियाँ अत्यंत गलत होती हैं और तर्कहीन चिंतन प्रक्रिया दर्शाती हैं। तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या होने वाला है, देखिए बच्चों, इसमें से आपका दोनों का दोनों बच्चों क्या है, दोनों का दोनों आपका गलत है। ठीक है, दोनों का दोनों आपका गलत है, तो राइट आंसर आपका क्या होना जाना चाहिए, 4 नंबर आपका राइट है। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संवेगों से संबंधित समकालीन मनोवैज्ञानिक सिद्धांत संज्ञानात्मक और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं के संबंध को किस तरह देखते हैं। आपको बताना है कि इसको किस तरीके से हम लोग देखते हैं, किसको, संवेगों से संबंधित समकालीन मनोवैज्ञानिक सिद्धांत तो संज्ञानात्मक और भावनात्मक प्रक्रियाओं के संबंध को किस तरह देखते हैं। तो इसमें से राइट आंसर आपका हो जाएगा दोनों एक दूसरे से गुथे हैं, मतलब कि एक दूसरे के पूरक हैं आप कह सकते हैं। ठीक है, स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, चलिए केवल कनेक्शन काट देते हैं बच्चों। ठीक है, आपको पता ही है हम लोग तुरंत केवल कनेक्शन काट देते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यार्थी जो है सीखने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं, मतलब विद्यार्थी सीखना चाह रहे हैं, वो अपने आप को बहुत ही एक्साइटेडमेंट फील कर रहे हैं कि आज कुछ नया सीखने को मिलेगा। जब कार्य होता है, जब कैसा कार्य होता है तो बच्चों को अच्छा लगता है, नई नई चीज़ें सीखने के लिए उनको बहुत ही अच्छा फीलिंग हो आती है। तो उनके वास्तविक दुनिया से जो भी जुड़ा चीज़ होती है ना बच्चों, वो चीज़ जब बच्चे सीखते हैं तो उनको बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत एक्साइटमेंट होती है, बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ हमारा सेशन बिल्कुल करेंट आपका कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स। तो आपको हमारा सेशन कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, इससे क्या होता है, मोटिवेशन एक मिलता है। एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।